नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल ने फ्री में मिलने वाली चीजों को भीख कहा। यह भी कहा कि जनता को भीख की आदत पड़ गई है, यह समाज के लिए ठीक नहीं है। पटेल शनिवार को राजगढ़ के मुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। पटेल ने यह भी कहा कि मुफ्त में चीजों की आशा करना वीरांगनाओं का अपमान है। पहले एक रिपोर्ट, फिर उस मुद्दे पर चर्चा। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। पब्लिक को बुरी आदत पड़ गई है, भीख मांगने की आदत पड़ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मौजूदा सीनियर मंत्री प्रहलाद पटेल की बातें आपको झकझोर गई हों तो थोड़ा धैर्य रखिए, उनकी बात फिर से पूरी सुनिए। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मंत्री जी, फ्रीबीज के पक्ष में तो देश की सर्वोच्च अदालत भी नहीं है। वो बार बार सरकारों को फटकार लगा चुकी है, सवाल पूछ चुकी है, लेकिन कभी भी पब्लिक को भिखारी नहीं कहा, क्योंकि फ्रीबीज का प्रपंच राजनीतिक खेमे से ही आया है। अगर ये बीमारी है तो इसका वायरस राजनीति ने ही लोगों में डाला है। अगर ये भीख है तो भीख की आदत भी राजनीति ने ही डाली है। लेकिन अगर अब जब बात छेड़ ही दी है तो प्रहलाद साहब फ्रीबीज की सरल राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को भी समझ लेते हैं। रमुआ की अम्मा बीमार पड़ गई, उसे अस्पताल ले जाना था। पास में न कोई स्वास्थ्य केंद्र था न सड़क। जैसे तैसे वो अम्मा को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन वो नहीं रही। श्यामू ने भी यही चाहा था कि उसका बच्चा उसकी तरह मजबूर ना हो, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे। बच्चा पढ़ भी रहा है इस स्कूल में, जहां पूरे स्कूल में एक ही मास्टर साहब हैं। नामुराद गांव वाले शिकायत करते हैं कि वो भी आधे दिन स्कूल नहीं आते। रूबिया उपचार के लिए अस्पताल में आई थी, स्टाफ ने दवा दे दी, उपचार कर दिया। अब डॉक्टर बाबू रोज रोज थोड़े ही ना अस्पताल आएंगे। भोले काका ने बड़ी उम्मीदों से टमाटर की फसल लगाई थी, अब इन्हें मंडियों तक ले जाने का खर्चा भी नहीं निकल रहा, फसल जानवरों को खिला रहे हैं। रमुआ, श्यामू, रूबिया और भोले काका को अलग अलग योजनाओं से महीने के औसतन 2 से 3 हजार मिल जाते हैं। मंत्री जी की भाषा में कहें तो भीख में मिल जाते हैं। अब इतने में वो अपना इलाज करा ले, मोटर गाड़ी से अस्पताल तक पहुंच जाए या फिर बच्चों को पढ़ा ले। मंत्री जी, आपने छेड़ा है तो सुनना भी चाहिए। समझिए कि आपकी राजनीति ने कैसे सुविधा की राह पकड़ी है। समझिए कि होना क्या था और हो क्या रहा है। अच्छे सरकारी स्कूल होने थे, सरकारी स्कूल व्यवस्था चौपट हो गई। अच्छे सरकारी अस्पताल होने थे, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं चौपट होती गईं। सिंचाई की उत्तम सुविधा होनी थी, सिंचाई विकट समस्या बनी रही। फसल के उचित मूल्य मिलने थे, किसान को उनके भरोसे छोड़ दिया गया। गांव-गांव तक सड़क होनी थी, गांव कस्बे सड़क के मोहताज ही रहे। यकीनन सरकारी पैसे से चीजें मुफ्त में देनी पड़े ये ठीक नहीं, लेकिन समाज को इतना सक्षम किसे बनाना था? समाज को कौन कमजोर कर रहा है, मुफ्त लेने वाले या मुफ्त की आदत लगाने वाले? बहरहाल मंत्री जी ने एक और दिलचस्प बात कही, सुनिए। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। कमाल है मंत्री जी, आपको माला पहनाने वाले कौन होते हैं? आम पब्लिक या आपके ही इर्द गिर्द मंडराने वाले आपके ही लोग? माला भी आपकी, पहनने वाले भी आप, पहनाने वाले भी आपके लोग। पब्लिक 3 में न 13 में। फिर माला पहनाने वालों की पर्चियां आपको खल रही हैं, तो माला के मोह से तो निकलिए साहब। खैर, सवाल पब्लिक पर उठा है, पब्लिक की आदत पर है, तो ध्यान रहे। हम यहाँ फ्रीबीज पर न सवाल उठा रहे हैं और न ही उनका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि सवाल राजनीति के दोहरे रवैये पर है। सच तो यही है कि अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत चीजों की उचित व्यवस्था हो जाती और इन तक आम लोगों की भी पहुंच होती तो फ्रीबीज की शायद कोई दरकार ही नहीं रहती। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से फिक्र जाहिर की है,
वो गौर करने लायक है। राजगढ़ से मनीष और भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो चलिए अब एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। मिताली निकोली जी हैं, अर्थशास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर शिव प्रसाद, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अतुल जी खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे को बारीकी से समझेंगे कि अंदर खाने हालात क्या है, क्या होना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें चल रही है, इससे कितना फर्क पड़ता है, इन तमाम मसलों पर आएंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि ये मुद्दा सियासी है, आपसे एक सवाल, इस बयान को लेकर, इस बयान को किस तरीके से देखा जा रहा है, कितना फर्क पड़ता है, ये एक सवाल। उसके बाद फिर आप भी सवाल ले सकते हैं मेहमानों से। अतुल जी। जी देखिए अमृत जी, साफ तौर पर जिस तरह से अनुराग द्वारी जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आपको अगर माला पहनना अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं अगर आप प्रिविलेज की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री हो, और अभी 2 दिन पहले अगर हम बयान की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमें वोट दिलाऊ नीतियां बनानी पड़ेगी, और आप जनता को देने के बाद ये कह रहे हैं कि ये ठीक है। तो निश्चित तौर पर ये आप ही के आसपास घिरता हुआ एक सवाल है, जिसका जवाब आपको स्वयं को न केवल अपने आसपास खोजना पड़ेगा, बल्कि जनता को भी ये दिखाना पड़ेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सरकारें या राजनीतिक पार्टियां प्रलोभन देकर के लोगों को वोट देने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो फिर ये प्रिविलेज के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं आपको और जनता को दोनों को चिंता में डालने वाले हैं। ये यकीनन आपकी बात सही है कि फ्रीबीज से लोगों को बचना चाहिए, फ्रीबीज से सरकारों को बचना चाहिए, लेकिन बचेंगे कैसे, इस बात का जवाब दीजिए। जी अमृत जी। बिल्कुल सही आपने कहा है कि एक बड़ा सवाल जो है प्रहलाद पटेल के बयान के बाद अब खड़ा हो गया है। मिताली जी, फ्रीबीज से कितना फर्क पड़ता है, राजस्व को कितना इससे फर्क पड़ता है? जी अमृत, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे आज शामिल करने के लिए इस डिस्कशन में। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे फ्रीबीज से बहुत ज्यादा आर्थिक फर्क पड़े या ना पड़े हमारे फिस्कल इंडिकेटर्स पर, जिस पे सारी डिबेट उसी पर निर्भर है, जो फर्क लोगों को पड़ता है उससे भी हमें सोचना है कि फ्रीबीज देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। जैसे कि आपकी रिपोर्ट में आप दिखा रहे हैं कि अगर जो सारी सुविधाएं एक सिटीजन को, एक नागरिक को मिलनी चाहिए, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, अगर ये बेसिक चीजें उन्हें नहीं मिल रही हैं और उन्हें मार्केट में उन्हें खरीदना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोअर इनकम सेगमेंट है उसको एक मदद देने के लिए फ्रीबीज का इजाद हुआ था। अब ये भी एक बात है कि फ्रीबी होती क्या है, क्योंकि अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने फ्रीबी को बहुत क्लियरली डिफाइन करा है। उन्होंने ये कहा है कि जो कैश सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि अगर आप उन्हें पैसा दे रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ से, तो वो एक्चुअली फ्रीबी नहीं है। लेकिन अगर आप पानी, बिजली और स्कूल का खर्चा और हेल्थ केयर या फिर फ्री बस का ट्रैवल दे रहे हैं तो वो फ्रीबी है। और अगर आप जैसे प्रेशर कुकर बांट रहे हैं इलेक्शन से पहले, तो वो फ्रीबी है। तो एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैश सपोर्ट देना फ्रीबी नहीं है, और वो काफी स्टेट्स में हो रहा है लो इनकम के नागरिकों को मदद करने के लिए। लेकिन जब आप किसी रिसोर्स को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्री देते हैं, तो वो एक तरह से फ्रीबी है। और अगर हम अपने बजट की ओर देखें, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बजट और खर्चे की ओर देखें, तो फ्रीबी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस केस में आपको एक पूरी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन को एक अमाउंट देना पड़ता है कि हाँ, लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कैश सपोर्ट देते हैं तो उसमें आप क्लियरली मॉनिटर कर सकते हैं और उसे टारगेट कर सकते हैं सिर्फ उस पॉपुलेशन को जो सबसे उसको जरूरतमंद पॉपुलेशन है। तो इसलिए फ्रीबी क्या है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही आपने समझाया है और सही आपने एग्जाम्पल दिया। उम्मीद करते हैं इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। हमारे साथ विजय सरदाना साहब भी जुड़ गए हैं, कृषि अर्थशास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो है डॉक्टर शिव प्रसाद साहब आपसे, हेल्थ
डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, तो मौजूदा हालात कैसे नजर आते हैं, होना क्या चाहिए, हकीकत क्या है सर? हाँ अमृत जी नमस्कार। मेरे को इसमें शामिल करने के लिए धन्यवाद। जो अस्पताल सुविधाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं वो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। स्टाफ, मेडिकल स्टाफ का पूरा प्रोवाइड करना चाहिए और जांचें पूरी तरह फ्री न करके एक निम्न जो एक खर्चा होता है उस रेट पे लोगों को मुहैया करवा देनी चाहिए, जिससे उनको अपनी जांचों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी सहायता मिल सकती है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको और डेवलप करने चाहिए। छोटे छोटे जो ग्रामीण प्रवेश के लोगों को है उनकी वो सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। अभी तो जिस हिसाब से अपने भारत में डॉक्टर्स का रेशियो है, पहले डॉक्टर्स का रेशियो कम होता था, पर अभी WHO के अनुसार अपन उसकी ओर अग्रसर हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारी मेडिकल MBBS की सीट्स बढ़ाई गई हैं, PG की सीट्स बढ़ाई गई हैं, तो डॉक्टर्स भी आने वाले टाइम पे इतनी अपने यहाँ भारत में कमी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब मिले, जिससे हर आदमी और हर लेवल पे और ये स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ावा मिले और उनका हर आदमी की पहुंच में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों। बिल्कुल सही आपने कहा सर। फ्रीबीज से विभागों के बजट पर भी तो असर पड़ता होगा ना सर? हाँ, हेल्थ का बजट उससे कम हो जाता है। जैसे कई चीजें हो जाती है, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो इसलिए हेल्थ का, एजुकेशन का, इनका बजट ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे लोगों को डायरेक्ट फायदा हो और हर जिसको जरूरत हो उसको इस चीज का पूरा पूरा फायदा हो। बिल्कुल सही आपने कहा। विजय साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रीबीज का प्रलोभन देकर वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। किसानों की अगर हम बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो किसान परेशान हैं। खेती से पहले जो है वो कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए लाइनों में लगते हैं, वहाँ उन्हें निराशा हाथ लगती है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, कई मुश्किलें हैं। तो ये फ्री बीज कितना असर डालता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर या एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों पर? सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। फ्री बीज हम बोलते तो हैं, लेकिन फ्री कुछ भी नहीं। किसी ना किसी को तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे आप चुकाएं, चाहे कोई टैक्स पेयर चुकाए, चाहे आप बैंक से लोन लेके दें, किसी की जेब काटें, या अगर आप इस्तेमाल करें और पैसा ना दें तो जिसने दिया आपने उसका भी डाका डालें। कहने का मतलब ये है कि देखिए, किसी ना किसी को तो बिल भरना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि जो फायदा उठा रहा है बिल वो भरे, या जो फायदा उठा रहा है वो बिल ना भरे, उसका बिल कोई और भरे। अब दो तरह की कैटेगरी। एक तो वो लोग हैं जो एंटाइटल्ड हैं एज पर लॉ। अगर आप बात करें, मेरा PIL है सुप्रीम कोर्ट में, एज ए लॉयर मैं प्रैक्टिस करता हूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। मेरा ये कहना है कि जो चीजें कानून के हिसाब से आपके लिए एंटाइटलमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि 14 साल तक बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, ये देश का कानून कहता है, तो वो एक एंटाइटलमेंट है एज पर लॉ, आप वो देते हैं, वो उसको मैं फ्री बीज नहीं मानूंगा। लेकिन जो चीज कानून के हिसाब से आपके यहाँ पे एंटाइटल्ड नहीं है और आप सिर्फ राजनीतिक रिश्वत के रूप में उन चीजों को दे रहे हैं, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दिस, फ्री दैट, ताकि आप लोगों को प्रलोभन दे सकें, राजनीतिक रिश्वत दे सकें और बदले में वोट ले सकें, ये निश्चित रूप से घातक है समाज के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के भविष्य के लिए। क्योंकि अगर मेरे को सब कुछ अगर फ्री मिल ही रहा है जी, और जो स्थिति हमारे सामने आज है कि आदमी ये सोचता है कि यार 5 किलो राशन तो मुझे मिल रहा है, घर में 4 लोग हैं, 20 किलो अनाज मिल गया, कहीं पे बच्चियों को कुछ और मिल गया, कहीं बिजली फ्री मिल गई, कहीं पानी फ्री मिल गया, कहीं सड़क फ्री मिल गया, और कुछ नहीं मिला तो 100 दिन मनरेगा का काम मिल गया। कुल मिला के अगर मेरा सारा काम बगैर मेहनत के चल जाता है और ज्यादा से ज्यादा मुझे 2, 4, 5 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं 30 दिन मेहनत क्यों करूं? मुझे किस लिए करना है? अगर आप एक इंसान, देखिए, मोटिवेशन होना चाहिए मेहनत करने के लिए।
जब मेरा मोटिवेशन ही नहीं है कि भाई मेरे को खाना मिल रहा है आराम से, घर सरकार ने दे दिया, 20 किलो राशन मिल जाएगा, बिजली का बिल नहीं लग रहा है, मेरे को बस भी फ्री मिल रही है, बच्चों की एजुकेशन भी फ्री है, हेल्थ केयर भी फ्री है, अब बीड़ी सिगरेट का ही पैसा मुझे इकट्ठा करना है तो वो तो मनरेगा से निकल जाता है। जब मेरे एम्बिशन ही नहीं है आगे बढ़ने के और मेरा सस्टेनेंस आप लोग पॉलिटिकल सिस्टम जी गारंटी कर रहा है तो क्यों करूंगा मैं मेहनत। और अगर आज 100 करोड़ आबादी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 80 करोड़ को तो हम फ्री खाना वैसे भी दे रहे हैं, 100 करोड़ की आबादी ऐसी है जिसमें अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि उनके पास अदर देन बेसिक के कुछ और खरीदने की क्षमता ही नहीं है। ना वो बिल्कुल फ्रिज खरीदने की बात कर रहे हैं, ना वो कोई मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, ना स्कूटर की बात कर रहे हैं, ना बिल्कुल साइकिल बिल्कुल की सही बात। आपने कहा, बिल्कुल सही आपने मसले का जिक्र किया कि हम कहाँ चार पहिया की बात कर रहे हैं, कहाँ एसी पर कुछ छूट की बात कर रहे हैं, हम तो मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं। और जैसा आपने शुरुआत में कहा विजय साहब कि नथिंग इज फ्री, एक जेब से निकालकर दूसरे जेब में कुछ अगर रखा जाता है और उसमें भी कमीशन है, उसमें भी कटौती है, तो ये दोहरी समस्या जो है ये आम जनता के सामने ही है। अतुल जी आते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले मिताली जी एक बड़ा सवाल जो है प्रहलाद पटेल के बयान के बाद सामने आया कि चुनाव के बाद ये बयान सामने आया, चुनाव से पहले सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद अब वादे तो आपने कर दिए और अब जब आप सामने आ रहे हैं तो एक अंदर खाने एक मुश्किल नजर आ रही है। वादे करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद ये जो बयान सामने आया, क्या लगता है आपको अंदर खाने कितनी मुश्किलों का सामना सरकार को, अधिकारियों को करना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए, इन बयान और ये फ्रीबीज का प्रलोभन देने के बाद उसे मैनेज करने के लिए? जी, बिल्कुल अमृत, मतलब एक तो ये बैलेंसिंग एक्ट की जो विजय जी ने भी बात करी कि एक मतलब 1 रुपया इधर से आके वो कहाँ-कहाँ जाएगा, उसके बाद उसका बैलेंसिंग एक्ट तो हर सरकार को करना ही होता है। जब हम बजट देखते हैं हर साल तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। लेकिन मैं इस बात पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो जिस तरह से उन्होंने कहा है, ये एक्चुअली थोड़ा-सा गलत है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों ने आपके लिए वोट किया है, आप उनको थोड़ा रिस्पेक्ट करें। मतलब आपके ही देश के लोग हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग से हैं, चाहे वो लो इनकम से हैं, लेकिन वो आपके ही देश के लोग हैं और उनको बिल्कुल, और रिस्पेक्ट करना शुरुआत बहुत भी ज़रूरी आप है। ही ने की है, कई योजनाएं आप ही ने चलाई हैं, आप ही की सरकारों ने चलाई हैं बिल्कुल, और चुनाव से पहले मंच बिल्कुल। से आप उनका जिक्र भी करते नजर आए। जी बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि इस मामले में मुझे लगता है कि अब सरकारों को एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की स्टडी कर लेनी चाहिए। हम सारे लोग बैठे हुए हैं, हम सारे अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, आप हमें हायर करें, हम आपके लिए पूरा स्टडी करके देंगे आपको कि कौन-सी जो योजना है उससे आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा जब आप इसे लो इनकम में रोल आउट करें। जैसे अगर हम जन-धन स्कीम की बात करें, तो जनधन स्कीम ने इस देश का पूरा नक्शा चेंज कर दिया है। आज 600 मिलियन मतलब 600 मिलियन औरतें हैं जिनके पास एक बैंक अकाउंट है, जो बैंक से कनेक्टेड हैं और आज उनके पास लोन लेने की क्षमता है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में बिलोंग कर रही हैं। एक विमेन लेड डेवलपमेंट का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एजेंडा स्टार्ट किया, उन्होंने इतना सोच के, इतनी विजन से स्टार्ट किया कि हाँ, हम इस स्कीम से स्टार्ट करेंगे। तो हमें अब ये देखना है कि जो एक-एक स्कीम अनाउंस हो रही है, उसका कितना आपको कॉस्ट आएगा गवर्नमेंट को उसको इम्प्लीमेंट करने का और उससे पर बेनिफिशियरी कितना बेनिफिट निकलेगा। और इसी इसी हिसाब से एक साइंटिफिक तरीके के साथ, जी डेटा के साथ अगर हमारी सरकारें आगे बढ़ें, जी तो हमारे पास बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिताली जी, मुझे लगता है कि सियासतदानों के पास ये सारे गणित हैं, सारा खेल जो है वो वोट का है। अतुल जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं अतुल जी? जी अमरीश जी, देखिए जैसा आपने कहा वो भी बिल्कुल सही कहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुफ्त की रेहड़ियां, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना की, तो एक महत्वपूर्ण योजना है, ये शामिल की जानी चाहिए कि हर व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए। लेकिन अगर हम माननीय मुख्यमंत्री की द्वारा योजना चलाई जाती है, जो बहना लाडली योजना, लाडली बहना योजना है, अगर हम उसको देखें तो उसकी समीक्षा बार बार की जा रही है। उसमें से हम ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, कई नाम काटे जाते हैं और कई लोगों को देखा जाता है कि वो पात्र हैं या नहीं पात्र है, रिवीजन किया जाता है।
और अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार पिछले कुछ दिनों से कर्ज ले रही है। तो क्या इन योजनाओं को समीक्षा में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर तो वजन डाल रही है। और ये अगर योजनाएं संचालित है तो हमारा प्रदेश और हम भारत को कैसे विकसित बनाएंगे, ये सवाल बढ़ा रहे हैं हम। बिल्कुल सही आपने कहा। एक सवाल जो है विजय जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे इस बयान को, इस सियासत को कैसे समझे, जब ये स्पष्ट है कि फ्री बीज से राजस्व पर फर्क पड़ता है, विभागों के बजट में कटौती होती है, मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने में आने वाले वक्त में आपको मुश्किल होगी, फिर भी ये सियासत, फिर भी ये फ्री बीज, और कुल मिलाकर आम जनता परेशान है। सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, खेत में सिंचाई के लिए कोई साधन संसाधन उपलब्ध नहीं है। मिल जाता है, अगर हम 4 लोगों के ही परिवार को जोड़कर देख ले, एक छोटे परिवार की हम बात करते हैं जिसमें सिर्फ 4 लोग होंगे, तो क्या पूरे 1 साल में उन 4 लोगों में किसी को स्वास्थ्य की कोई मुश्किल नहीं आएगी, या फिर उन 4 लोगों को कहीं जाना नहीं होगा, उन्हें सड़क की जरूरत नहीं होगी, उन्हें शिक्षा की जरूरत नहीं होगी? मुश्किलें तो है ही। विजय जी, देखिए, मैं आपके सामने आपके ही राज्य के कुछ आंकड़े रखता हूं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो सरकार का अपना रेवेन्यू है वो है करीब 2,63,000 करोड़ रुपए, और जो सरकार का कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जिसमें आप सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो बैठता है करीब आपका 1,18,000 करोड़ रुपए। ये कमिटेड है, ये आप घटा नहीं सकते। मतलब कि आपका जो राजस्व है बजट के हिसाब से, जो लेटेस्ट बजट है उसके हिसाब से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आपका जो राज्य का रेवेन्यू है वो करीब 8% की दर से बढ़ेगा, और जो आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो आपके हाथ में नहीं है, देना ही है, वो बढ़ रहा है 12% की दर से। तो जो आपका डेवलपमेंट फंड है, जिसके लिए आपको सत्ता में भेजा गया है, वो पैसा रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी आपको -5% घटाना पड़ रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि ये तब पूरा हो रहा है जब राज्य सरकार इस बार करीब 1 लाख करोड़ रुपए बैंकों से उधार लेगी, तो जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। और अभी जो सरकार है मध्य प्रदेश की, वो 30,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज दे रही है, जो आपके सोशल वेलफेयर स्कीम है उसके बराबर है, या जितना आप पूरे राज्य में बिजली पे खर्च रहे हो उससे ज्यादा है। जितना आप एग्रीकल्चर पे टोटल खर्च रहे हो वो करीब 22,000 करोड़ है, जबकि आपका ब्याज 30,000 करोड़। कहने का मतलब क्या है, आपका अगले 2 साल बाद आपके पास सबसे बड़ा अगर कोई खर्चा होगा तो वो होगा आपको ब्याज की देनदारी, और हर साल ये ब्याज बढ़ रहा है। मैं सिर्फ ब्याज की बात कर रहा हूं, भी मैं मूल चुकाने की बात नहीं कर रहा हूं जी। कहने का मतलब ये है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 5 साल के अंदर अंदर ज्यादातर राज्य सरकारें डेट ट्रैप में हो जाएंगी, क्योंकि उनको ब्याज चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 1 लाख करोड़ हटा देते हैं, जो आप ब्याज के लिए पहले लोन ले रहे हैं अपनी जो स्कीम है उनको पूरा करने के लिए, तो आपके पास सिर्फ बचता है मात्र 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 करोड़ रुपए में आप सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट चला सकते हैं, वो है एजुकेशन। उसका भी खर्चा है 48,000 करोड़ रुपए। पूरा का पूरा राज्य का हर डिपार्टमेंट, हर सर्विसेज आपको बंद करनी पड़ेगी अगर आप उधार नहीं लेंगे तो। बिल्कुल सही आपने कहा, ये है स्थिति। बिल्कुल सही आपने कहा। और ये सच भी है कि सरकार ने कर्ज लिया है, और ये भी सच है कि मुफ्त की योजनाएं चलाई जा रही हैं, और ये भी सच है कि चुनाव से पहले उन्हीं योजनाओं का मंचों से जिक्र किया गया, और ये भी सच है कि अब उसी जनता को भिखारी भी कहा जा रहा है। अतुल जी, आपके पास आते हैं, एक शॉर्ट कमेंट जो है वो शिव प्रसाद जी से ले लें। शिव जी, बजट की कितनी उम्मीद होती है स्वास्थ्य विभाग को, और कितनी कटौती हो जाती है आखिर तक फ्री बीज की वजह से? प्लीज शॉर्ट में सर, वक्त कम है, प्लीज। फ्री बीज की वजह से बजट में कटौती होती है, क्यों? हर जगह कहीं न कहीं चीजों को बैलेंस करनी पड़ती है, तो वो जो पैसा हेल्थ के लिए आना होता है वो दूसरी फ्री वाइज इनमें चला जाता है,
और इनमें जाने के कारण हेल्थ पूरी तरह अफेक्टेड होता है। और दिन प्रतिदिन जैसे हेल्थ का बजट बढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन वो ज्यादा बढ़ रही है, और आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जी। खान पीन है, इनके कारण बहुत सारी बीमारियां बिल्कुल। नई और नई खाट पैदा पर हम होती हैं। स्वास्थ्य विभाग की कई ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां मजबूरी की एक तस्वीर नजर आती है। एक फाइनल कमेंट अतुल जी प्लीज, 30 सेकंड प्लीज अतुल जी। बिल्कुल बिल्कुल अमरीश जी, देखिए मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करते हुए ये कहूंगा ना कि ये जो आंगनबाड़ियां हैं हमारे देश के अंदर, आंगनबाड़ियों की जो स्थिति है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 44,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी है जिनके पास खुद का भवन नहीं है। अगर हम बात करें स्कूल की तो स्कूल बिल्डिंग्स जो है वो 60,000 से ज्यादा जर्जर है, उनके पास बिल्डिंग नहीं है। और ऐसे में अगर सरकार अगर मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है, फ्रीबीज बांटती है, तो फिर वो कहाँ तक जायज है। और अगर मैं संपन्न हूँ, खुद पूरी तरह से सक्षम हूँ, मैं ओवरलोड हूँ, मेरे पास इनकम ज्यादा है और फिर मैं अगर कुछ बांटता हूँ तो यकीनन ये सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को कर्ज में लेकर के फ्रीबीज बांटते हैं, जनता को सुखी देने की बात करते हैं, तो वो गलत है। और हमारा संविधान साफ तौर पर ये कहता है कि हमें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है जो प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। जैसे उसके पास छत होना चाहिए, उसके पास जीवन जीने की शुद्ध शैली होनी जी। चाहिए, उसके पास पीने का पानी होना चाहिए, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी चीजें मुहैया होनी चाहिए। तो उन पर सरकारों को खास तौर से फोकस करने की जरूरत है, बजाय इनकी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की। जी अमृत जी। बिल्कुल सही अतुल जी आपने कहा है, कई गंभीर सवाल हैं और इन सब के बीच मजबूर सियासत की भी एक तस्वीर नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ जुड़े आप और आपने बेहतर सुझाव दिए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। सियासत का पहिया है और ये चलता ही रहता है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।